नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने आ गया हूं एक नया चैप्टर लेके जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टी। और दोस्तों ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके क्लास 10th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ ये जो चैप्टर है ना आपके भविष्य के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें आपका जो प्यार मोहब्बत और इसने हम कह सकते हैं जो मिला उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। और फिलहाल हम देखते हैं ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं करंट टाइम में मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और ये हमारे अपोजिशन लीडर हैं मिस्टर राहुल गांधी जी। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे एक्चुअल में पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है और पॉलिटिकल पार्टी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे देश में। तो इससे पहले कि हम चैप्टर की रूपरेखा को आगे बढ़ाएं तो इस चैप्टर में आपको ध्यान क्या रखना है मेरे भाई, ठीक है। ये चैप्टर अपने आप में बहुत डिटेल एनालिसिस लेके चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले भारत में आईएनसी के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1885 में क्या हुई थी, भारत में इसको बनाया गया था। और इसका मेन जो रोल था एओ ह्यूम ने इसको तैयार किया था। इनका मेन रोल क्या था, आज प्रेजेंट टाइम में अगर हम पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करते हैं तो इसका मेन रोल क्या होता है, देश में फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराना है। चलिए अब हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपुल हु कम टुगेदर, ठीक है, यहां पे स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन अ गवर्नमेंट। देखिए आज की डेट में जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो जब कई सारे लोग एक साथ मिलते हैं आके तो वो देश में क्या करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं। सरकार इन द सेंस आप कह सकते हो कि सरकार को चलाने के लिए, अच्छा सरकार क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी होती है जो देश में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। क्या बनाती है, रूल एंड रेगुलेशंस बनाती है। तो जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाती है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी होती है। पॉलिटिकल पार्टी जैसे मैंने बताया ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है, अगर बेसिकली बात किया जाए तो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका रोल, अगर हम आज की डेट में हम अपने प्यारे भारत के बारे में बात करें तो करंट टाइम में 28 स्टेट हैं, ठीक है, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक। इन सब को मिला के एक सिंगल टर्म में जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल, क्या बोलते हैं, सेंट्रल। तो सेंट्रल लेवल पे सरकार काम करती है, दूसरा स्टेट लेवल पे काम करेगी, और तीसरा आते हैं यूनियन टेरिटरी के रूप में काम करती है। हर जगह पॉलिटिकल पार्टी है, ये जरूरी नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग हो। पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है सेंट्रल में भी हो, स्टेट में भी हो सकता है यूनियन टेरिटरी में हो। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, ठीक, बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट में भी है। जैसे एग्जांपल ले लो अपना उत्तर प्रदेश, मेरी बात समझे, यूनियन टेरिटरी में है, इसका एग्जांपल ले लो दिल्ली, ठीक। तो कह सकते हो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, कई सारे ग्रुप जो पीपल्स होते हैं उनका एक कॉमन टर्म होता है। मेरी बात समझ में आ गई, यानी पॉलिटिकल पार्टी क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। अब ये क्या करते हैं, कई सारे बंदे क्या होते हैं एक साथ इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होकर क्या करते हैं कि अगर आप सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन लड़ रहे हो तो यहाँ पे अपने लेवल पे एक बंदा होता है जिसको बोलते हैं एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये इलेक्शन कराते हैं लोकसभा का। कहां का इलेक्शन कराते हैं, लोकसभा का। जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है तो ये क्या बनाते हैं भाई, अगर इनकी पॉलिटिकल पार्टी 50% से ज्यादा वोट पा गई तो इनको किस चीज का हक मिल गया, गवर्नमेंट बनाने का। जैसे ये गवर्नमेंट बनाते हैं तो इनको क्या मिलता है, रूल एंड रेगुलेशन बनाने का काम मिल जाता है। मेरी बात समझ में आ गई। सेम अगर मैं बात करता हूं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो यहां पे आते हैं एमएलए, जिसे बोला जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये कहलाते हैं विधायक। तो जैसे ये है ना, मतलब इनके भी यहाँ पे भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर इनके भी 50% से ज्यादा आते हैं तो इनको भी सरकार बनाने का एक मतलब कह सकते हो प्रस्ताव मिल जाता है, यानी ये भी रूल और रेगुलेशंस बनाते हैं, ठीक। सेम यूनियन टेरिटरी में भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे एमपी कहलाते हैं अगर आप बात करोगे स्टेट लेवल पे, और सेंट्रल लेवल पे एमपी होगा और स्टेट लेवल पे
एमएलए होता है। तो ये दो टर्म आपको क्लियर होने चाहिए। यही सब बंदे जो होते हैं, ये जितने आपको देख रहे होंगे, यहाँ पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो दे रखी है, इनके सिंबल्स बनाए जाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी आपको ये समझ में आ गया, ग्रुप ऑफ पीपुल्स हैं। यहाँ पे आप देखो, जो भी पीपुल्स होते हैं वो अपनी अपनी पार्टी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा पॉलिटिकल पार्टी। अब दूसरा अगर हम बात करते हैं, जैसे मेन कंपोनेंट कौन होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो बनती है उसका मेन काम क्या होता है। सबसे पहले उसके इंपॉर्टेंट लीडर्स। एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो पहचानी किसके द्वारा जाती है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पहचानी जाती है अपने इंपॉर्टेंट लीडर्स के द्वारा। मेरी बात समझ में आ गई। दूसरा, उस जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके एक्टिव मेंबर्स कौन है, एक्टिव मेंबर्स जो पॉलिटिकल पार्टी को चला रहे हैं बढ़िया से। तो जो एक्टिव मेंबर्स हैं वो, दूसरा वो जो उनको फॉलो करते हैं, यानी कि जो उनके फॉलोअर्स हैं। मेरी आपको बात समझ में आ गई। फॉलोअर्स इन द सेंस जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो पूरे भारत में, जैसे बीजेपी करंट टाइम में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के आई, करीब करीब 20 से 22 करोड़ इनके कार्यकर्ता हैं पूरे देश में। मेरी बात समझ में आ गई। तो आपको ध्यान कर रखना है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसमें ये 3 मेन पिलर होते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, करंट टाइम में तो 6 पॉलिटिकल पार्टी है जो डेटा आया है, लेकिन इससे पहले आपकी एनसीईआरटी में 8 पॉलिटिकल पार्टी है जिनको नेशनल लेवल पे कंसीडर किया गया है। और पूरे देश में अगर बात किया जाए लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 2700 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और 6 ऐसी पार्टियां हैं जिनको नेशनल लेवल पे कंसीडर किया गया। लेकिन आपका पेपर एनसीईआरटी बुक के हिसाब से बनेगा तो आप 8 पॉलिटिकल पार्टी को कंसीडर कर लोगे जो आपकी बुक में मेंशन होगा। तो आपको ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी है वो काम कैसे करती है। देखिए, सबसे पहले पार्टिसिपेट इन इलेक्टोरल कंटेस्ट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको मान्यता कौन देता है, तो उसको मान्यता देता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ये डिक्लेयर करता है कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो वैलिड है या नॉन वैलिड है, ठीक। तो यहां पे क्या होता है, पार्टिसिपेट इन इलेक्टोरल कंटेस्ट एंड ऑफरिंग चॉइसेस टू द वोटर। आप जब पॉलिटिकल पार्टी बनाते हो, इलेक्शन कमीशन उसको परमिशन देता है, फिर आप इलेक्शन में क्या होते हो, पार्टिसिपेट करते हो। और जो वोटर्स होते हैं, यानी कि जो वोट डालते हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर होती है, उनके पास चॉइस होती है कि विच पॉलिटिकल पार्टी इज बेस्ट। और उसके जो कैंडिडेट होते हैं उनको हम इलेक्ट करते हैं। जब हम उनको वोट डालते हैं तो या तो वो एमपी बनते हैं या तो वो एमएलए बनते हैं। ये डिपेंड करता है इलेक्शन आप कौन से लेवल पे लड़ रहे हो। मेरी बात समझ, इलेक्शंस के भी लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो यहां तो वही लिखा है, कॉम्पिटिटिंग टू गेन पावर थ्रू द इलेक्शन। अगर आपके वोट जो है 50% से ज्यादा आ जाते हैं, या सपोज करिए कि एबीसी 4 लोग किसी प्लेस से खड़े हो गए, ठीक है, इसको 30% मिले, ठीक है, इसको 40% वोट मिले, इसको 20% वोट मिले और इसको 10%। अब यहां पे आप देख रहे होंगे कि 3 2 5 1 6 6 4 10, सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, बी वाले को। तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो इलेक्शन क्या करता है, फाइट कर जाता है, यानी कि वो जीत जाता है। एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल्स इंटरेस्ट, और वो उन पीपुल्स को रिप्रेजेंट कर देता है उस पर्टिकुलर सोसाइटी में। एंड एग्रीगेटिंग डाइवर्स ओपिनियन एंड कंसर्न इनटू द कोहेरेंट पॉलिसी एंड आइडियोलॉजी। देखिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स होते हैं सबकी आइडियोलॉजी क्या होती है भाई मेरे, डिफरेंट होती है, ठीक है। मोबिलाइज सिटीजंस एंड रेजिंग द अवेयरनेस अबाउट द पॉलिटिकल इशू। और ये क्या करते हैं, जो उस लोकल लेवल पे जो लोगों के नजरिए होते हैं, लोगों के नजरिए इन द सेंस आप कह सकते हो जो लोगों के मन में एक धारणा होती है, ठीक है, जो आइडियोलॉजी है उसको वो फोकस करते हैं। और जब उसको वो फोकस करते हैं तो उसको बहुत ऊपर तक पहुंचाते हैं, ऊपर तक इन द सेंस जो ग्राउंड लेवल पे चीजें हैं उसको पहुंचाते हैं पार्लियामेंट में या असेंबली में, वहां पे डिस्कशन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उस पर वर्क होता है। एंड इंकरेजिंग द पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग द वोटिंग। अगर आपको लगता है कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो हर 5 साल में री इलेक्शन कराए जाते हैं, जिसके बेस में आप अपने लीडर को क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। आपको वो बंदा पसंद नहीं है, आप दूसरे को वोट डाल दो। मेरी बात समझ में आ गई। तो आपको ये जो बेसिक एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूं वो चीजें आपको समझना है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, होल्ड द रूलिंग गवर्नमेंट। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर सपोज करिए ए और बी दो बंदे खड़े हुए हैं, किसी को 60% वोट मिले और किसी को 40% वोट मिल गए, तो जो 60% ये जीत गया तो उसको कहा जाएगा रूलिंग पार्टी, और जो बंदा हार गया, ठीक है, उसको बोला जाएगा अपोजिशन पार्टी। तो कहा गया होल्ड द रूलिंग गवर्नमेंट। अब जैसे सपोज करिए ये बंदा जीत गया तो यही सरकार चलाएगा, और जब ये सरकार चलाएगा दोस्तों तो उस कंडीशन में क्या होगा
कि ये अकाउंटेबल हो जाएगा। अकाउंटेबल का मतलब समझते हो, अगर कोई काम गलत हुआ तो जवाब कौन देगा? ये बंदा देगा कि आपने जो भी काम किया वो सही है या गलत है। तो यहां देखिए लिखा है अकाउंटेबल बाय मॉनिटरिंग their action, policy and decision, ensuring transparency and check on power from the government by winning elections। भाई गवर्नमेंट है ना क्या कर रही है? इलेक्शन जीत रही है, आइदर इंडिपेंडेंटली। अब देखिए, या तो आप पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू इलेक्शन जीतोगे, या तो आप निर्दलीय लड़ोगे। निर्दलीय मतलब सिंगल आप इलेक्शन फाइट कर रहे हो थ्रू द कोलिशन। कई बार क्या होता है कि कोई, जैसे मैंने सपोज करिए ए बी सी डी 4 पार्टी हैं, इनको 30%, इनको 30%, इनको 20% और इनको 20%। अब इस केस में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या हुआ? इलेक्शन विनिंग नहीं हुआ। कोई दो पॉलिटिकल पार्टी अगर सपोज करिए यहां पे आ जाती हैं और ये दोनों मिल जाती है, तो देखिए 50-50 हो गया। तो यहां पे क्या हुआ? अब 3 पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आ गई। जैसे 3 पॉलिटिकल पार्टी आ गई, 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर जब सरकार बनाती है तो ऐसी सरकार को क्या कहा जाता है? कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। और ये देश को चलाने के लिए क्या करते हैं? गवर्नेंस करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक, प्ले रोल इन ओवरसीइंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी एंड प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट, इंश्योरिंग दे अलाइन विद द पार्टीज विजन। हर पार्टी का एक विजन होता है कि आने वाले 5 साल में हमें देश के विकास के लिए क्या करना है। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो सोचती है कि आने वाले 5 साल में हमारे देश की जीडीपी क्या होगी, लोगों को एजुकेशन कितना मिलना चाहिए। हर जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपने गोल को सेट करती है कि फ्यूचर में हमें करना क्या है। ठीक, तो उसका विजन अपने जनता को बताती है। ठीक है, तो नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी एंड द सिटीजन ऑफ द डेमोक्रेसी। अब देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है ये एक आज कह सकते हो चॉइस पैदा करती है। चॉइस इन द सेंस, आपके सामने अगर मान लीजिए 4 दुकानें हैं तो आप किसी भी दुकान से सामान खरीद सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर निर्भर है। वैसे हर 5 साल में इलेक्शन होता है जिसमें यह बताया जाता है कि अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी लगता है काम अच्छा नहीं कर रही तो उस केस में आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को क्या कर सकते हो? वोट डाल सकते हो। तो पॉलिटिकल पार्टी सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर रिप्रेजेंटिंग अ वाइड एरे ऑफ द ओपिनियन, आइडियोलॉजी एंड इंटरेस्ट प्रेजेंट इन द सोसाइटी। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है जिसके बेस पे वो क्या करते हैं? काम करते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो डिफरेंट पार्टी सिस्टम देखने मिलते हैं। कई ऐसी जगह है जहां पे सिर्फ एक पार्टी है, कई ऐसी जगह है जहां पे 2 पॉलिटिकल पार्टी है, कई ऐसे जगह है जहां पे बहुत सारी पार्टी हैं। जैसे भारत, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भारत में कुल मिला के करीब 2700 प्लस पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही हैं, लेकिन 6 ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो नेशनल लेवल पे काम कर रही हैं। इनका डेटा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो 1 पार्टी सिस्टम जैसे चाइना का एग्जांपल ले लो, ठीक है, 2 पार्टी सिस्टम जैसे यूएसए का एग्जांपल ले लो, और मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे इंडिया का ले लो। तो अभी हम और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 1 पार्टी सिस्टम जैसे अभी मैंने बताया, यहाँ पे चाइना, जब एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है तो सारे डिसीजन उसी के होते हैं। अच्छा, कई बार हमारे स्टूडेंट बोले सर यहाँ तो फिर तानाशाही आ जाएगी। नहीं, देखिए ये केस क्या होता है, जब एक पॉलिटिकल पार्टी काम करती है तो उसमें आपका विरोधी कोई नहीं होता। मेरी बात समझ में? इलेक्शन यहाँ पे भी है लेकिन आपके पास रिसोर्सेस बहुत ज्यादा, जैसे अब जब इलेक्शन होता है तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ठीक है, 1-2 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो वो सब सेफ होता है। तो इट रिफर्स टू द पॉलिटिकल सेटअप वेयर ओनली 1 पॉलिटिकल पार्टी इज लीगली अलाउड टू होल्ड पावर, कंट्रोल गवर्नमेंट पोजीशन एंड कंटेस्ट इलेक्शन, नॉट अ डेमोक्रेटिक ओपिनियन। यहां पे एक तरीके से डेमोक्रेसी है ही नहीं, मतलब एक तरीके से थोड़ा सा कह सकते हो कि तानाशाही। लेकिन इलेक्शन तो होते हैं, जब इलेक्शन होते हैं यानी लोगों को चुनने का अधिकार है, तो कुछ हद तक हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक ओपिनियन थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि जब सिंगल पार्टी है तो आपके पास चॉइस ना के बराबर है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल और डिटेल में देंगे क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। बस इतना पूछा गया है कि 1 पार्टी सिस्टम क्या होती है, तो बस इतना ही आपको बताना है कि 1 पार्टी सिस्टम जहां पे 1 पॉलिटिकल पार्टी होती है और वहां पे चॉइस ना के बराबर होती है, मतलब समझिए है ही नहीं चॉइस। ठीक है, और जब चॉइस नहीं है तो डेमोक्रेसी आई ही नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि आपके पास चॉइस अवेलेबल होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 2 पार्टी सिस्टम में लिमिटेड चॉइस होती है, जैसे आपको पता है। जब 2 पार्टी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो यहां पे एक लैंडशिप होती है वेयर 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेट। भाई 2 पॉलिटिकल पार्टी है, ये अपने लीडर चुन दिए, ये अपने लीडर। अब इन दोनों में कंटेस्ट हो रहा है, जिसके पास ज्यादा वोट हो जाते हैं वो इलेक्शन के बेस पे अपना लीडर बन जाता है। जैसे यूएसए का एग्जाम्पल दे दे तो यहाँ पे यूएसए में
अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप करंट टाइम में है 4 साल के लिए, 2 ही पॉलिटिकल पार्टी हैं, ठीक। इट प्रोवाइड क्लियरिटी एंड स्टेबिलिटी इन अ सेम एस्पेक्ट, इट कैन आल्सो लिमिट द डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ द पॉलिटिकल चॉइस। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चॉइस को देखने को मिलता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। समय बदलेगा, जज्बात बदलेंगे, हालात बदलेंगे। और मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में अगर मैं बात कर दूं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भारत में सेवरल पॉलिटिकल पार्टी है। मेरी बात समझ में आ गई? जो अगर आपके अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी जैसे कहा गया मोर देन 700 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए एक और बात, जो भी डेटा आपको लिखना है वो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक लिखना है। अगर आप एनसीईआरटी बुक के बेस पर नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके जो टीचर्स हैं वो एनसीईआरटी बेस को ही बेस बनाएंगे, ठीक है। कोलिशन गवर्नमेंट मैंने आपको पहले ही बताया, जब 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी हैं तो ऑब्वियसली ये सरकार कभी बन भी सकती है और कभी नहीं भी। तो जब सरकार नहीं बनेगी तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आके मिलती हैं और एक सरकार का गठन करती हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेशनल पार्टी अभी मैंने आपको समझाया, नेशनल पार्टी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। कंट्री वाइड पार्टीज आर कॉल्ड, मतलब जो पूरे देश में काम कर रही हैं, ठीक है। तो देयर वर 7, अब जैसे 2017 का जो डेटा दे रखा है इसमें 7 नेशनल पार्टी है, लेकिन 2026 का मैं डेटा बताऊं तो उसमें अभी करंट टाइम में 6 पॉलिटिकल पार्टी हैं। अब कहा जा रहा है क्राइटेरिया ऑफ रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी, ऐसा क्या क्राइटेरिया है जैसे हम कह सकते हैं कि वो नेशनल पार्टी है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो आपको ध्यान रखना है सेंट्रल लेवल पे और दूसरा आपको ध्यान रखना है स्टेट लेवल पे। तो यहां पे क्या है, देखिए क्या कहा, 6% वोट इन लोकसभा, तो यानी लोकसभा कहां होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, और 6% वोट इन असेंबली यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की बात किया गया है। और जो 6% वोट होने चाहिए, जरूरी नहीं एक ही स्टेट से हो, वो कितनी स्टेट से हो सकते हैं, 4 स्टेट से हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आया, कितने स्टेट से हो सकते हैं, 4 स्टेट से हो सकते हैं। ये आपको कंडीशन पहली समझ में आ गई होगी कि 6% वोट यहां भी चाहिए और 4 स्टेट में भी 6% वोट चाहिए, पहला केस। दूसरा, विन एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा। अब लोकसभा के बारे में बात करें तो 550 सीटें हैं और 550 में कम से कम कितनी सीट आनी चाहिए, 4 सीटें, पूरे भारत में कहीं से भी। मेरी बात समझ, आप कमेंट में मुझे बताओ कि पूरे भारत में कौन से ऐसे स्टेट में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें मौजूद है। मैंने बहुत डिटेल में आपको ऑफलाइन लेक्चर में बताया है, मैं बार बार कहता हूं, 15-15, 20-20 दिन के एक दिन सेशन चलते हैं और बहुत डिटेल एनालिसिस होता है, ठीक है। अभी इसमें तो मैं एक शॉर्ट रिकैप करा रहा हूं ताकि आपके पेपर के हिसाब से रिवीजन हो सके। तो आई होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसे में आगे हम बात करते हैं 7 नेशनल पार्टी में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सबसे पहले बीजेपी है, जो कि बीजेपी अगर हम बात करें ये 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा इसको तैयार किया गया था और 1980 तक आते आते 1980 के बारे में अब बात करें तो करंट टाइम में ये क्या बन गई, बीजेपी बन गई। ये आपको ध्यान रखना, बनी कब थी, 1951 में, लेकिन 1980 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, भारतीय जनता पार्टी। और इसमें जो मेन मतलब एक तरीके से कह सकते हो रोल था, उसमें हिंदुत्व को ही दिया गया था। और इनका मेन मोटिव क्या था, एक तो जम्मू कश्मीर को राज्य का जो दर्जा देना था, पूर्ण राज्य का, ठीक है। पूर्ण राज्य क्यों था, क्योंकि अभी इसका एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि ये तो शुरू से स्टेट था, लेकिन जिसमें आप देखोगे डिवीजन है। तो जब इनकी सरकार आई तो सरकार आने के बाद इन्होंने क्या कर दिया, यूनियन टेरिटरी में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये हम अगले लेक्चर में बताएंगे, या आप कभी मेरे से डाउट पूछोगे तो बताऊंगा ऐसा क्यों किया था। फिलहाल आगे बात करते हैं। दूसरा, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सभी के लिए समान कानून लागू करने की बात की। बीजेपी अकेले काम नहीं करती है, बीजेपी का एक गठबंधन है जिसे हम कोलिशन कहते हैं, उस कोलिशन का नाम है एनडीए, जो कि 1998 में बना था। और इसके बाद इन्होंने सरकार बनाई 2014 में। 1998 में कुछ समय के लिए बना था, फिर 1999 में माननीय हमारे बीच में अभी नहीं रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रहती है। 2004 से बाद खत्म हो जाती है, कांग्रेस पार्टी की आती है। 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी और अभी करंट टाइम में वो प्राइम मिनिस्टर मौजूद है। तो आपको नेशनल पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आपको समझ में आ गया होगा। अगली जो पार्टी है आईएनसी, ये भारत की पहली पॉलिटिकल पार्टी है जो कि 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा तैयार की गई थी। मैंने पहले बताया था जो सोशल इश्यूज हैं उनको उठाने की बात की गई थी, ठीक है। तो ये 1885 में बनी थी, मैंने शुरू बनाया था। इनकी आइडियोलॉजी थी सेटिस्ट, मतलब ये लेफ्ट और राइट दोनों को सपोर्ट करते थे, यानी कि जो गरीब है उनको भी और जो अमीर है उनको भी, जो दोनों को सपोर्ट करता है उनको सेंट्रिस्ट पार्टी कहा जाता है। सपोर्ट अ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड बिल्ड अ मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक, सेकुलर मतलब जिसका कोई धर्म ना हो। भारत में सिंगल रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। भारत में करंट टाइम में कोई भी
मतलब नेशनल रिलीजन नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। रूलिंग पार्टी जो है वो 1977 से, इनका तो टेन्योर सबसे ज्यादा रहा है। बीजेपी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी रही है जो गैर कांग्रेसी सरकार के रूप में है। इसका भी डिटेल लेक्चर मैंने आपको बताया है, वो मैं बताऊंगा। तो ये पहला ऐसा केस था जब इनकी सरकार गिरी थी और कुछ समय के लिए गिर गई थी, तो वो बात की बात है। इनके जो गठबंधन है उसे हम यूपीए कहते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस, जो कि अभी करंट टाइम में इंडिया अलायंस बन चुका है। लेटेस्ट डेटा आपको बिल्कुल नहीं लिखना, मैंने बार बार बताया है। 2004 से 14 के बीच में इनकी जो सरकार थी वो यूपीए के थ्रू बनाई गई थी, यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब इसी में अगला जो टॉपिक है वो आता है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनके सिंबल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करंट टाइम में बात करें, जो कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जिसको रूल कर रही है, ठीक है। और इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म के बारे में बताया गया है, ठीक है। इन्हें जो अभी मैंने ये आपको समझाया है, 34 सीटें 2014 में जनरल इलेक्शन में, 4th लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा की। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, बेसिक एनालिसिस है, बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम एनसीपी के बारे में बात करते हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है जो कि इस समय फाउंड की गई थी। इसके जो मेंबर हैं वो 2004, मेजर पार्टी महाराष्ट्र में देखा जाता है, मणिपुर में, ठीक है। इनकी जो आइडियोलॉजी ये 4 स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको बता दिया क्या मेन डिफरेंसेस होते हैं। आइडियोलॉजी के बारे में बात किए तो ये गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे उनको ज्यादा फोकस कर रहे थे। सेकुलरिज्म का मतलब बता दिया, इक्विटी और सोशल जस्टिस भी। वांट द हाई ऑफिस इन अ गवर्नमेंट बी ए कंफर्म बाय टू अ नेचुरल बोर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो ये मेन आइडियोलॉजी थी जिस पर हम लोग ने बहुत डिटेल में चर्चा की है। बहुत ज्यादा इनसे क्वेश्चंस नहीं पूछते, तो मैं रिकैप के रूप में आपको बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना। सीपीआई जो है बहुत बड़ी पार्टी है, ये 2 पार्ट में बाद में टूट गई थी, सीपीआई और सीपीआईएम। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब जब हालात बिगड़े हैं, घर में बंटवारा हुआ है, तो घर में बंटवारा होता है तो सीपीआई से ही निकल के एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनती है जिसका नाम है सीपीआईएम, जो कि 1964 में बनी थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें स्ट्रॉन्ग प्लेयर जो है लेफ्ट फ्रंट को दिया गया था, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान रखना है। वेस्ट बंगाल, पंजाब में इनकी प्रेजेंस ज्यादा है। इनके जो मार्क्सिज्म और लेनिज्म, जो कि एक रशिया के इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी थी, उसको ये फोकस करते थे, जहां पे सभी लोगों को सोशल वेलफेयर के बेस में काम करने को प्रायोरिटी देते थे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने बताया सीपीआई से ही निकल के सीपीआईएम आई है, जो कि एक मार्क्सिस्ट पार्टी है। इनका जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखने को मिलता है वो वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में देखने को मिलता है। इन्होंने भी न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं उसको बेस बनाया था, ठीक है। सपोर्ट किया था पुअर फैक्ट्रीज को, वर्कर्स को, फार्मर को, एग्रीकल्चर को, लेबरर को एंड इंटेलिजेंसिया को। तो अलग अलग लेवल पे ये काम करना शुरू कर दिए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के बेस में अगर बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में बात करें तो ये 1984 में काशीराम के द्वारा इसको तैयार किया गया था, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में अगर बात किया जाए, ये मानी हमारे जिनको हम बुआ कहते हैं, ठीक है, और पापा लोग बहन मायावती कहते हैं, ठीक है। और ये चीज आपको ध्यान रखना है, का जो सिंबल है वो हाथी है, ठीक है, बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्पेशली SC ST के लिए बनाया गया था, जो बहुत ही मतलब कह सकते हो हरिजन वर्ग थे, जिनके साथ बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई थी और समाज में बहुत ज्यादा इनके साथ दिक्कतें देखने को मिली थी। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारी पॉलिटिकल पार्टी कैसी थी नेशनल लेवल पे। अब हम बात करेंगे स्टेट लेवल पे जो पॉलिटिकल पार्टी है। तो ऑल द पार्टी अदर देन नेशनल आर कॉल्ड स्टेट पार्टी, या हम इसको रीजनल पार्टी कह सकते हैं। इनकी टर्मिनोलॉजी है अलग अलग लेवल पे, हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या होती है स्टेट पॉलिसी की? दे मेक द फेडरल सिस्टम डेमोक्रेसी मोर स्ट्रॉन्ग, मोर पार्लियामेंट डाइवर्स होती है, ठीक है। मेक द पार्लियामेंट डाइवर्स, दे टेक केयर ऑफ द लोकल इश्यूज, जो लोकल इश्यूज है उनको मार्केट में उठाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चैलेंजेस क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के सामने? जैसे इंटरनल जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं क्या होती है, ब्रेक करने को मिलती है, ठीक है। कंसेंट्रेशन ऑफ द पावर इन हैंड ऑफ 1 और 2 मोर लीडर्स, यहाँ भी जो पावर होती है 2 या 2 से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बात करूं, समाजवादी पार्टी जो कि मुलायम सिंह यादव की देन थी, उनके लड़के अखिलेश यादव जो करंट टाइम में उसको रन कर रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारे पॉलिटी है, लालू प्रसाद यादव आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है। तो अलग अलग लेवल पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रन करती हैं, ठीक है। पहले आम आदमी पार्टी जो थी वो स्टेट लेवल पे थी, अभी करंट टाइम में आप बात करो तो वो नेशनल लेवल पे हो गई। तो पॉलिटिकल पार्टीज की जो टर्मिनोलॉजी है वो समय समय पे क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी में बात करते हैं, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, ठीक है। जहां पे जैसे जैसे नए नए आइडिया आते हैं, ठीक है, उसको देखने को मिलते हैं, उस हिसाब से समाज में चेंज होता है। डायनेस्टिक सक्सेशन होता है। डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब बाप के बाद, जैसे मैंने बताया मुलायम सिंह यादव ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई,
उनके लड़के अखिलेश यादव। इसी तरीके लालू प्रसाद यादव, उनके लड़के मतलब जो हैं, ठीक है, मुझे उनके लड़के का एक्चुअल में नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, तेजस्वी यादव शायद है, हाँ, तो उन्होंने पार्टी संभाली। तो क्या होता है, जब परिवारवाद इसे कहा जाता है, जब मतलब कह सकते हो वंशवाद, एक डायनेस्टी से जब दूसरी डायनेस्टी के ऊपर हम आते हैं, तो यहाँ पे ये चीज हायरार्की आपको देखने को मिलती है, जहां पे फैमिली का रोल ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद मनी एंड मसल पावर होती है, जिस पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पे जो सीटें हैं बिकती हैं, जो सीट का पैसा देता है, जैसे अभी मैंने बताया एक्सेसिव फंड यहाँ पे लीड किया जाता है, जिसके बेस में बहुत ज्यादा करप्शन भी होता है। पोस्टिंग ए सिस्टम वेयर पॉलिसी एंड डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फाइनेंशियल इंटरेस्ट रेदर देन द वेलफेयर, यहाँ पे पैसे को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं एज कंपेयर टू सोशल वेलफेयर, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पार्टी विद ए सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज माइट डोमिनेट द पॉलिटिकल लैंडस्केप, तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे लेवल पे है कुछ चीजें। लैक ऑफ मीनिंग ऑफ चॉइस, ठीक है, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस अमंग द पॉलिटिकल पार्टी इन ए टर्म ऑफ प्लान एंड पॉलिसी, द फंडामेंटल प्रिंसिपल रिमेन द सेम, इनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सेम होते हैं। रिफॉर्मेशन आता है, जब भी पॉलिटिकल पार्टी है उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, और वो चेंजेस जो होते हैं वही चेंज, जैसे आप समझो आम आदमी पार्टी वो क्यों बनी थी, जब सोसाइटी में बहुत ज्यादा करप्शन हो गया था, तो वो एक एजेंडा तैयार करते हैं। बीजेपी क्यों बनी थी, राम मंदिर का मुद्दा आया था, तो ऐसे जब भी, और इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं, जब एक तरीके से कह सकते हैं ना ब्लैक रूल आया था भारत में, जब इमरजेंसी लगी थी तब कांग्रेस पार्टी गिरी, तो जब जब एक तरीके से कहते हो चेंज आता है, तो जब चेंज आता है उस कंडीशन में रिफॉर्मेशन आता है, और रिफॉर्मेशन के बेस में पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारे इंटरनल डेमोक्रेसी में चेंज लेके आती है। तो इनकरेज द ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी बाय प्रमोटिंग अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर कैंडिडेट सिलेक्शन, पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को देखो खत्म करते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, चीजें, लास्ट टॉपिक था हमारा, ठीक है, और मैंने एक शॉर्ट रिकैप के रूप में आपको चीजों को समझाया है, और आशा करते हैं आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद।